Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education World EW and this is CS Stuti Mahajan। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस का पार्ट 3। लेट्स सी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के मैंने इससे पहले 2 लेक्चर्स लिए हैं। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि इसके अंदर सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल रहती है एंड डेवलपमेंट काउंसिल रहती है। उसके कितने कितने मेंबर्स हैं, उनकी फॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस की, देन उनके रेवोकेशन डिस्कस की। जो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स हैं उनको रजिस्टर करवाना पड़ता है उनको, और जो नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर वो कोई भी अपनी एक्सपेंशन करते हैं या अपनी कैपेसिटी में इंक्रीज करते हैं या अपना कोई नया प्रोडक्ट इंक्रीज करते हैं तो उसकी भी उनको वहां पर इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है डिपार्टमेंट के अंदर। तो इनकेस अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जिस समय उसने रजिस्ट्रेशन या अपना लाइसेंस लिया है उस समय उसने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए थे वो गलत है, तो उसके बेसिस के ऊपर, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर वो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर सकते हैं और जो उसका लाइसेंस है उसको कैंसिल कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने उसके बाद हमने स्टडी किया कि लिक्विडेशन का प्रोसेस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इस तरह से जिसकी करंट लायबिलिटीज ज्यादा है और करंट एसेट्स कम है, दैट मीन्स वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अपनी जो भी करंट लायबिलिटीज है उसको मीट आउट करने की सिचुएशन में नहीं है, तो उस केस में वो हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं और वो वहां पर एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को सेल कर दिया जाए, या फिर एक सेकेंड हमने उसके अंदर क्या ऑप्शन देखी, या फिर इसको रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये कवर किया था। अब जो बाकी की इस एक्ट के अंदर जो बाकी के पॉइंट्स रह गए हैं आज हम उनको स्टडी करेंगे। तो उन पॉइंट्स को कवर करते हुए इस लेक्चर के अंदर साथ ही में मैं आज लूंगी इनकी एमसीक्यूज भी साथ में लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमें स्पीड अप करना पड़ेगा क्योंकि आज का लेक्चर भी हमारा काफी लेंथी है। पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन। तो पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन से आपको क्या समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंस्पेक्शन की पावर है। लेट्स स्टार्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ शैल हैव द राइट टू एंटर एंड इंस्पेक्ट एनी प्रीमाइसेस। किसी भी प्रीमाइसेस में वो एंटर कर सकती है और उसको इंस्पेक्ट कर सकती है। To order the production of any document, book, register or record in the possession or power of any person having the control of or employed in connection with any industrial undertaking. उनसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर्स जो है वो उनसे मंगवा सकती है और उनको एग्जामिन कर सकती है। टू एग्जामिन एनी पर्सन हैविंग द कंट्रोल ऑफ और एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद एनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो एग्जामिन कर सकती है, पर्सन से भी डिस्कशन करके उनसे भी डाटा कलेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट, जनरल प्रोहिबिशन ऑफ टेकिंग ओवर मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। इसके अंदर क्या है, प्रोहिबिशन, मना किया हुआ है। कौन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का नहीं ले सकता। हम सारे चैप्टर के अंदर हमके डिस्कस कर दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल ले सकती है, तो कौन नहीं ले सकता। इट शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट फॉर एनी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। सो दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जो है वो कंट्रोल नहीं ले सकती टू टेक ओवर द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स व्हिच ऑथराइजेस एनी सच गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी सो टू डू। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट, certain admin expenses of development councils to be paid from monies provided by the parliament. That means development council के जो admin के expenses हैं, admin के उनके खर्चे कौन से होंगे, जो उनका वहां पे स्टाफ जो भी council के members हैं उनके जो भी उन्होंने emoluments पे करने, कोई सैलरी पे करनी है और जो admin expenses करने हैं वो कहाँ से मीट आउट करेंगे, जो उनको पार्लियामेंट फंड रेज करती है। Such admin expenses as relate to the emoluments of officers of a development council who are appointed by or with the approval of the central government shall be defrayed out of monies provided by the parliament. तो पार्लियामेंट से उनके पास फंड आता है, वहां से वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो मीट आउट करते हैं। नेक्स्ट, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस टू डेवलपमेंट काउंसिल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डायरेक्शंस इशू कर सके डेवलपमेंट काउंसिल को। In the exercise of its functions under this act, every development council should be guided by such instructions as may be given to it by the central government. तो development council जो भी functions करती है, guidelines मानती है, वो किसकी होती है, पीछे से किससे आती है, central government से।
and such instructions may include directions relating to the manner in which and the purpose for which any proceeds of this is levied under Section 9 which may have been handed over to it shall be expended. Next, decision of central government final respecting certain matters. If for the purposes of this act any question arises as to whether मीन्स आपको हेडिंग से क्या पता चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन ले लिया दैट विल बी फाइनल. इफ फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर, अगर कुछ भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, कोई कंट्रोवर्सी अराइज होती है, that there has been a substantial expansion of an industrial undertaking, कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का सब्सटेंशियल एक्सपेंशन हुआ है, उसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज की गई है. An industrial undertaking is producing or manufacturing any new article, या फिर न्यू आर्टिकल उसने प्रोड्यूस करने शुरू कर दिया. द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट देयरऑन शैल बी फाइनल. तो उसको एक्सपेंशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा दैट विल बी फाइनल. नेक्स्ट, पेनल्टीज. अब हम देखते हैं कि पेनल्टीज के अंदर क्या है. इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेन्स और अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रावेन और अबेट्स द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, अगर कोई भी पर्सन लॉ की इस एक्ट की प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन करता है, उसको नहीं मानता है, तो उस केस में उसके पास क्या पेनल्टी उसको लगेगी. पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. अगर उसने कोई गलत स्टेटमेंट जो है वो दी है, इफ एनी पर्सन व्हेन रिक्वायर्ड बाय दिस एक्ट और बाय एनी ऑर्डर अंडर दिस एक्ट टू मेक एनी स्टेटमेंट और फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, अगर उसने कोई भी इंफॉर्मेशन दी है, makes any statement or furnishes any information which is false in any material particular and which he knows or has the reasonable cause to believe to be false or does not believe to be true. अगर उसने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि ट्रू नहीं है और वो गलत इंफॉर्मेशन उसने दे दी है, makes any statement as aforesaid in any book, account, record, declaration, return or other document, किसी भी फॉर्म में, चाहे उससे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी तब उसने दी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर गलत दी है, डिक्लेरेशन कोई गलत दी है, कोई रिटर्न गलत दी है, कोई रिपोर्ट गलत दी है, which he is required by any order made under this act to maintain or furnish, जो कि उसको कहा गया था ये वाला रिपोर्ट देने के लिए, उसके अंदर अगर उसने किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन दी है, he shall be punishable with an imprisonment which may extend to 3 months or with fine which may extend to 2000 rupees or with both. तो उस केस में उसको 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 2000 रुपीज उसके ऊपर फाइन और दोनों भी लग सकते हैं. नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ पावर्स. डेलीगेशन ऑफ पावर्स मतलब अपनी पावर को किसी और को डेलीगेट कर देना, किसी और को दे देना, जिसे हम बोलते हैं ऑथराइज कर देना. तो the central government may by notified order direct that any power exercisable by it under this act, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर है इस एक्ट के अंदर करने की, shall in relation to such matters and subject to such conditions if any as may be specified in the direction be exercisable also by such officer or authority as may be specified in the direction. तो वो क्या है, अगर उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई ऑर्डर है, कोई पावर है करने की, तो वो किसी और पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं. किनको ऑथराइज कर सकते हैं? डेवलपमेंट काउंसिल को ऑथराइज कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग वो काम करने के लिए. नेक्स्ट, पावर टू इश्यू डायरेक्शंस. The central government may give directions to any state government as to the carrying into execution in the state of any of the provisions of this act or of any order or direction made thereunder. पावर टू इश्यू डायरेक्शंस मींस सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी डायरेक्शंस ऑर्डर जो है वो दे सकती है, किसको? स्टेट को वो ऑर्डर दे सकती है कि उसको ये सब कैरी ऑन करवाना है. नेक्स्ट, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस. नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट except on a report in writing of the facts constituting such offense made by a person who is a public servant as defined in section 21 of the Indian Penal Code. So that means अगर इस एक्ट के अंदर कोई पनिशमेंट बनती है तो उसी एक्ट के अंदर मिलेगी उसको सिर्फ, अदरवाइज और कौन सा इसमें और कौन सा कोड जो है, कौन सा कोड जो है वो वहां पे इंटरप्ट कर सकते हैं? इंडियन पिनल कोड. अदरवाइज ये वाले जो एक्ट है ये हमेशा हायर रहेगा. नेक्स्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केसेस वेयर एनी पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कॉन्ट्रावेनिंग एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 18G which prohibits him from doing an act or being in possession of a thing without lawful authority or without a permit, license or other document. The burden of proving that he has such authority, permit, license or other document shall be on him. Means
अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के अंदर अगर किसी भी पर्सन को आपने प्रोसिक्यूट कर लिया कि उसने लॉ के जो भी है कॉन्ट्रावेन किया, लॉ के प्रोविजंस को उसने कॉन्ट्रावेन किया, मींस उसके पास कोई परमिट नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जो भी उसने एक्ट के अगेंस्ट किया है, अगर वो पर्सन कह रहा है कि मैंने वो सही किया है, मेरे पास उसका लाइसेंस है या मेरे पास उसका परमिट था इसलिए मैंने ये काम किया, लेट अस सपोज उसके पास 5 प्रोडक्ट्स की परमिशन थी प्रोड्यूस करने की, वो 6 प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या देता है कि उसकी 6 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसको लाइसेंस की नीड नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसकी सिर्फ उसने पैकेजिंग जरा सी चेंज की या उसने उसका कॉपीराइट ले रखा हुआ था, तो उसको कुछ भी प्रूव करना है तो वो उस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने फेवर में जो भी है उसको प्रूव करे कि उसने जो भी किया है वो लॉ के अगेंस्ट नहीं किया, लॉ के अंदर रहते हुए किया है। नेक्स्ट, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स, तो कौन सा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आएगा ये एक्ट? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, no court inferior to that of a presidency magistrate or the magistrate of the first class shall try an offence punishable under this act. अगर कोई भी सेक्ट के अंदर पनिशेबल ऑफेंस होता है तो वो किस कोर्ट में जाएगा? प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट के पास या फिर मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। बस वही दो लोग इसको सुन सकते हैं, नीचे का जो बंदा है वो इसके ऊपर जजमेंट नहीं दे सकता। Any magistrate or bench of magistrates empowered for the time being to try in a summary way the offence specified in subsection 1 of section 260 of the Code of Criminal Procedure 1898। तो इसके अंदर उनके पास स्पेशल प्रोविजंस रहते हैं रिगार्डिंग फाइन्स लगा सकते हैं। पावर टू एग्जाम्प्ट इन स्पेशल केसेस, अगर उनको लगता है कि इसमें उस पर्सन की गलती नहीं है तो उसको एग्जाम्प्ट भी कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर द एक्ट, तो उसको जो भी एक्शन लिया गया उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश रहती है। डेट्स इनकर्ड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन टू हैव प्रायोरिटी, जो भी उसने डेट्स इनकर किए हैं पहले वो प्रायोरिटी रहती है कि वो डेट्स को सारा खत्म किया जाए। एंड वैलिडेशन, जो भी उसका डिसीजन होगा वो ट्रू एंड फेयर होगा। नेक्स्ट, पावर टू मेक रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब पावर है रूल्स बनाने की। अब कौन से रूल्स बनाने की? जो हमने पूरा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेक्चर के अंदर जो भी हमने स्टडी किया है वो सब पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब हम एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। The central government may, subject to the condition of previous publication, make rules for carrying out the purposes of this act. In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely, कौन-कौन से रूल्स बनाने की उसके पास पावर है? The constitution of the advisory council and development councils. एडवाइजरी काउंसिल, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल एंड डेवलपमेंट काउंसिल के कितने नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे? The form of the statement of account to be furnished by a development council, उसने statement of account कौन से furnish करनी है? The intervals at which, the time within which and the manner in which the cess leviable under section 9 shall be payable and the rebate for the prompt payment of such cess. जैसे हमने स्टडी किया कि कोई भी एक्साइज ड्यूटी कितनी लग रही है और एक्साइज ड्यूटी उसने किस तरह से पेमेंट करनी है और कितने टाइम में उसने पेमेंट करनी है, तो वो भी सब रूल्स कौन बनाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। The expenses which a development council may meet from the proceeds of the cess levied under section 9 which may have been handed over to it, तो जो expenses हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन-कौन से वो खर्चे कर सकती है, वो भी कौन करता है? उसको कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। The appointment by with the approval of the central government of any officers of a development council, development council के जो officers की appointment की जाती है कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, the facilities to be provided by any industrial undertaking for the training of technicians and labor, technicians और labor की जो training की facilities provide कौन करता है? central government। Again, the collection of any information or statistics in respect of any scheduled industry, जो data को collect करने की responsibility किसकी है? central government। The manner in which industrial undertakings may be registered, किस तरह से industrial undertakings की registration की जाए तो वो कौन करता है? Again, central government। The procedure for the grant or issue of license and permissions, license को कैसे issue किया जाएगा? The fees to be levied in respect of license and permissions, कितनी fees लेवाई की जाएगी? The matters which may be taken into account in the granting or issuing of license and permission, license देते हुए कौन-कौन से matters उनको consider करने हैं? The procedure to be followed in making any investigation under this act, अगर कोई investigation करनी है तो उसका procedure क्या रहेगा? The conditions which may be included in any license and permission, license देते हुए कौन-कौन सी condition लगानी है? The condition on which license and permission will be varied or amended, उसकी amendment कैसी है? The maintenance of books of accounts and records relating to an industrial undertaking,
तो ये सब चीजों के डिसीजन कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली ये डिसीजन सबके अंदर, ये जो डिसीजन होते हैं ये किसके अंदर आता है? एक्साइज पॉलिसी के थ्रू आता है। ठीक है, हमारे पास जो एक्साइज पॉलिसी आती है, जो एक्साइज पॉलिसी निकलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आती है और स्टेट की एक्साइज पॉलिसी भी होती है। तो स्टेट को भी डायरेक्शंस कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। कि जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर क्लासिफाई किया जाता है कि इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी तक इतनी फीस लगेगी, अगर उनकी इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी से इंक्रीज हो जाता है तो इतनी फीस लगेगी, इतने ब्रांड्स बना रहे हैं तो उनकी इतनी फीस लगेगी, इतने ब्रांड से ऊपर है तो उनके यहाँ पर इतनी फीस लगेगी, अगर वो एक स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं तो इतनी फीस उनको देनी है ब्रांड को रजिस्टर करने के लिए। अगर वो सेम ब्रांड उनका एक से ज्यादा स्टेट्स के अंदर जा रहा है तो उनको बेसिक रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने, ब्रांड का रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने एक स्टेट में कर ली, देन उसके बाद उनको स्टेट वाइज करना है तो वो स्टेट वाइज कितनी कितनी फीस लगेगी उतने ब्रांड्स के लिए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड। सो दैट मीन्स अगर कोई और लॉ, कोई और एक्ट भी इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो वो भी इन एडिशन टू दिस एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है, बार नहीं किया हुआ। The provisions of this act shall be in addition to and not save as otherwise expressly provided in this act in deterioration or any other central act for the time being in force relating to any of the scheduled industries। अगर कोई और एक्ट भी एप्लीकेबल हो रहा है तो वो भी एप्लीकेबल होगा, उसको बार नहीं किया हुआ। तो इसी के साथ अब ये हमारा जो लेक्चर है वो होता है कंप्लीट। लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अभी हम आज ही इसके साथ में हम लेंगे एमसीक्यूज। जब हम इसके एमसीक्यूज लेते हैं ना तो कई सारी क्लैरिटी आपको आ जाती है। जब हम चैप्टर को रीड करते हैं तो हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं किस तरह से, बट कुछ छोटी छोटी चीजें जो कि हम लोग स्किप कर देते हैं कि हो सकता है कि इसको याद करने की नीड नहीं है, बट जब वही चीज एमसीक्यू के अंदर आपके पास आ जाती है तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। और जब आपने एक बार एमसीक्यूज को गो थ्रू किया होगा तो वो उसके बाद अगेन जब आप चैप्टर को रिवाइज करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। चैप्टर एक बार गो थ्रू करें जरूर, देन एमसीक्यूज लें, एंड एमसीक्यूज लेने के बाद अगेन चैप्टर को गो थ्रू करो तो आपको सेकंड टाइम जब गो थ्रू करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। और हमेशा मैं एक बात बोलती हूँ, जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसका कंटेंट देखो, उसका चैप्टर का नाम देखो, टॉपिक का नाम देखो, हेडिंग का नाम देखो, तो उसको समझते हुए उसके कंटेंट समझो। क्रैम करने का कोई फायदा नहीं। क्रैम आज किया, आज याद हो गया, कल 10 दिन आपने नहीं किया कुछ, आपको भूल जाएगा, लेकिन समझ के जो आपने किया होगा वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट, व्हेन वाज द इंडस्ट्रीज एक्ट इनेक्टेड? डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट इनेक्टेड? द आंसर इज 1951, जो हमारी हेडिंग ही है। Next, the Industries Act 1951 extends to the whole of India. The answer is C, the whole of India. Third, which industries does not the Industries Act 1951 control? कौन से इंडस्ट्रीज को कंट्रोल नहीं करता है ये? Industries specified in the first schedule. Wait for a minute. I think इसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक है। Which industries does not the Industries Act control the industries specified in the first schedule? Not what नहीं आना चाहिए, ये कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई है। Next, what does advisory council mean in Industries Act? Advisory council का मीनिंग क्या है? The answer is A, Central Advisory Council. Next, the maximum number of the member of the advisory council. तो maximum number कितना होना चाहिए? हमने क्या पढ़ा था? Does not exceed 30. The answer is A, does not exceed 30. Next, who appoints the chairman and the members of the advisory council? The answer is A, central government. ये सारा का सारा एक्ट किसकी इर्द घूमता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ भी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ भी रूल्स बनाने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाना है, कुछ भी बनाना है, देना है, रिवोक करना है, लिक्विडेट करना है, किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट, to whom does the development council submit its report? Central government and advisory council, both A and B. तो जो डेवलपमेंट काउंसिल है वो किसको देगी? एडवाइजरी काउंसिल को भी देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देगी अपनी रिपोर्ट। नेक्स्ट, Who dissolved the development councils? कौन डिसॉल्व करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन the answer is B, central government. Who has the power to make rules for carrying out the purpose of the Industries Act? Again the answer is C, central government. Main objectives of Industries Act 1951 are to control activities of industries, to control performance of industries. दोनों ही है।
The answer is C, both A and B. Next, Industries Act 1951 provides for the constitution of Advisory Council only, Development Council only, both A and B. When did Industries Act come into force? The answer is D, 1951. Same question को उन्होंने दो बारी घुमा के डाल दिया. What is meant by a scheduled industry? Industry specified in first schedule. The answer is B. Next, Industries Act 1951 provides for the development of scheduled industries, the regulation of the scheduled industries. The answer is C, both A and B. Next, if a factory is run with the aid of power, जिसमें power चल रही है, at least how many persons should work in it? तो इस सेक्टर के accordingly कितने persons होने चाहिए? 50 or more. The answer is B, 50 or more persons. Next, if a factory is run without the aid of power, अगर power के बिना चल रही है, then at least how many persons should work in it? The answer is A, 100 or more. अगर without the aid of power है तो 100 or more persons होने चाहिए. Next, Enactment date of Industries Act is, enactment किस दिन हुई? 1951. तो हमने year बोल दिया. The answer is C, 31st October 1951. Next, what was the main task of Industries Act 1951? To deregulate agro-based industries? No. To regulate the industrial sector? Yes. To protect the large industries? Large, small की हमने बात ही नहीं की. All of the above. The answer is B, to regulate the industrial sector. Next, when did Rajya Sabha pass the Industries Amendment Bill 2015? बिल कब पास हुआ? 10th December 2015 में जो उसका अमेंडमेंट बिल आया वो पास हुआ. The answer is B, 10th December 2015. Next, under which section the Central Advisory Council is established? तो Central Advisory Council का section कौन सा है? Section 5. The answer is C, section 5. Under which section the Development Council is established? पहले हमने सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल पढ़ा था सेक्शन 5 में, देन हमने सेक्शन 6 में पढ़ा था डेवलपमेंट काउंसिल. तो डेवलपमेंट काउंसिल का आंसर क्या हुआ? द आंसर इज अगेन सी, सेक्शन 6. Which section provide for the registration of the existing industries? तो existing industries की जो registration की बात हमने की थी, that was section 10. The answer is B, section 10. Which section provides for the imposition of cess on scheduled industries in certain cases? The answer is section 9. Section 9 बोलते हैं कि उनके ऊपर cess लगना चाहिए. Next, in which section there is a provision for the dissolution of development councils? तो development council की बनाने की बात हमने की सेक्शन 6 के अंदर और उसको डिसोल्यूशन करने की बात हमने की सेक्शन 8. द आंसर इज ए, सेक्शन 8. व्हाट इज IRDA? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट. यहाँ पर IRDA नहीं होना चाहिए, IDRA. व्हाट इज IDRA? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट. तो इसी के साथ ही हमारे MCQs जो है वो भी कंप्लीट होते हैं. लेक्चर हम लोगों ने इसको कवर किया, पहले हमने पूरा एक्ट कवर किया, देन हमने उसके MCQs ले लिए. होप सो कि MCQs लेने के बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इनकेस अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो इस लेक्चर के अंदर, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हो. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करो एंड शेयर करो कि ताकि जो भी और पर्सन्स इसकी तैयारी कर रही हैं तो उनके लिए उनके पास ये लेक्चर पहुंच सके. थैंक यू.